हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। मतलब कि अभी हमने इसके डाइपोल फील्ड में दो हमने पढ़ा था पार्ट। पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक डाइपोल किसी भी अपने एक्सियल पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता है, और आज इसका बी पार्ट है। ए पार्ट हमारे प्रीवियस लेक्चर में हुआ है, तो आज इसका बी पार्ट है जिसमें हमें पढ़ना है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना नेट यानी कितना रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता है। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो लिखा ना इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल हो या इसमें वर्टिकल पोजीशन हो या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, यहाँ पर तीनों का मतलब सेम होगा। मैं यहाँ पर इंडिकेट कर दे रहा हूँ इसी में। अगर आपसे कहा जाए इसमें परपेंडिकुलर फॉर्म या फिर वर्टिकल फॉर्म या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या फिर आपका लिखा हो वर्टिकल पॉइंट, इन सबका मतलब एक ही है। इक्वेटोरियल बोला जाए या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा जाए या फिर आपसे कहा जाए वर्टिकल पॉइंट, तीनों का मतलब एक ही है। अब देखिए इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले, सबसे पहले पूरा आपका पूरा माइंड आप लगाना है इसके फिगर में, सब कुछ इसके फिगर से है। देखिए ध्यान से, हम लोग फिगर में वेक्टर को हम लोग डिवाइड करेंगे कंपोनेंट के फॉर्म में। बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान फिगर है। देखिए इसमें पहले तो हमें मानना पड़ेगा एक डाइपोल एज्यूम कर लेंगे। मैंने यहाँ पर मान लिया ये हमारा डाइपोल है। ओके, ये मान लिया हमने डाइपोल है यहाँ पर। ओके, ये हमारा डाइपोल हो गया। यहाँ पर चार्ज मैंने मान लिया कि ये हमारा ए पॉइंट है और चार्ज यहाँ पर माइनस क्यू। ओके, फिर यहाँ पर मैंने मान लिया कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बी है, बी पॉइंट है, और यहाँ पर चार्ज कितना है प्लस क्यू। बन गया डाइपोल। डाइपोल में क्या होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड के यानी इक्वल वैल्यू के दो चार्ज होते हैं बट अपोजिट नेचर के, एक माइनस और एक प्लस। अच्छा, आपको याद होगा तो हमारे पहले वाले इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में जिसमें मैंने ए पार्ट बताया इसका एक्सियल वाला, तो उसमें पॉइंट पी को इसी के एक्सिस में लिया गया था आगे बढ़ाकर ऐसे करके। पर इस बार आपको इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके एक पॉइंट लेना है, तो मैंने मान लिया ऐसे करके एक यहाँ पर ये पॉइंट है, मान लिया मैंने। क्लियर? मैंने मान लिया कि यहाँ पर एक पॉइंट पी है और इस पी पॉइंट पर बताना है कि इस पी पॉइंट पर ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा। तो देखिए ध्यान से, इस पी पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, इस पी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। तो अब देखिए इसको बनाते हैं फिगर हम लोग। अच्छा, ए से लेकर बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी तो इसका आंसर होगा 2l। और अगर ओ मिड पॉइंट है तो कॉमन सी बात है, ओ से लेकर ए पार्ट हो जाएगा एल और ओ से लेकर बी पार्ट भी हो जाएगा एल, बिकॉज पूरा का पूरा जो ए बी है वो कितना होता है 12 होता है। तो मैंने इसको एज्यूम कर लिया कितना, ये हो गया एल और ये पार्ट भी हमारा हो गया एल, कंप्लीट। अच्छा, इसके मिड पॉइंट से पी पॉइंट की जो डिस्टेंस थी वो हमने ए पार्ट में भी एज्यूम की थी स्मॉल आर, वैसे हम लोग यहाँ भी एज्यूम कर लेते हैं स्मॉल आर। तो मैंने यहाँ पर मान लिया कितना स्मॉल आर। ठीक, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब हमें जिस पॉइंट पर निकालना होता है उस पॉइंट को हम लोग चार्ज से मिलाते हैं, मीट करते हैं। तो पी को हम लोग मिला देंगे ए पॉइंट से, ठीक है, मिला दिया। और फिर यहाँ पर पी पॉइंट को मिलाएंगे बी पॉइंट से। ओके, मिला दिया हमने। अच्छा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर है ओपी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि इफ ओपी परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर, अगर ऐसा है ध्यान दीजिएगा, तो ये 90 पूरा हो गया। तो हमारे यहाँ पर दिख रहा ना आपको राइट एंगल ट्रायंगल, वो भी परपेंडिकुलर है, तो एक राइट एंगल ये हो गया, एक ये हो गया, मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ इस राइट एंगल की। तो ये बेस एल है, परपेंडिकुलर आर है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो हाइपोटेनस है दैट इज एपी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, रूट के अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऐसे करके, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस बन गया। सिमिलरली ये भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इस तरफ देखिए आप पी ओ बी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बेस कितना है एल है,
परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है आर है, तो फिर अगर ये आर और ये एल है तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो वहां पर हमारा ये कितना आ जाएगा, सेम हमारा यहाँ पे बन जाएगा ऐसे करके आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमारा पूरा तैयार हो गया। ये जरूरत है डिस्टेंस की, क्योंकि कभी भी अगर आप -q चार्ज से p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो डिस्टेंस क्या आएगा AP, जैसे कि वहां आया था, यहाँ पर क्या आएगा BP। क्लियर है ना? अब हमारी बात सुनिए ध्यान से, अब हम आगे बनाते हैं फिगर। यहाँ तक तो बहुत आसान था, क्लियर है, थोड़ा सा और माइंड यहाँ पर लगाइएगा। ये चार्ज कैसा है, चार्ज माइनस है, माइनस का है, निगेटिव चार्ज है, और माइनस का जो चार्ज है वो P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, मैंने मान लिया कि वो E1 है। क्या है? E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज -q। लेकिन आपको बताया था मैंने कि जो माइनस का चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगाता है, इनसाइड, अपनी तरफ। तो ये जो करेगा ना, ए पॉइंट पर जो रखा है -q चार्ज, ये P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा वो इनसाइड होगा। मतलब कहने का ऐसे करके यहाँ पे लगा दिया किसने, कितना, E1। तो यानी कि यहाँ पर E1 कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q। ओके, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर सेम, यहाँ पर क्या है, +q चार्ज है, ये भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, पर ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज प्लस का चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर आउटसाइड डायरेक्शन में अप्लाई करता है। तो अब इस लाइन को आपको आउटसाइड बनाना पड़ेगा ऐसे करके, ये देखिए ध्यान से। तो ये जो पॉइंट B पर जो चार्ज Q रखा है +q, वो पॉइंट P पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा रहे हैं, मैंने मान लिया वो कितना है, E2 है। क्लियर? तो अब यहाँ पर हो गया E1 और यहाँ पर हो गया E2, ये हमारा पूरा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको मैं कंपोनेंट में डिवाइड करने जा रहा हूँ, कैसे, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट P मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डाइपोल के ही पैरेलल मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन ऐसे करके। देखिए मैं ड्रॉ कर दिया एक लाइन ऐसे करके। क्यों कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 और E2 है ना, इसे परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ब्रेक करने के लिए। अच्छा, कोई ना कोई एंगल होगा ना, तो मैंने एंगल मान लिया थीटा। अगर ये थीटा होगा तो कॉमन सी बात है, ये भी एंगल कितना होगा, थीटा, सिमेट्री है, एंगल थीटा। अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा। समझ गए होंगे आप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये लाइन जो दिख रही है आपको, अगर ये और ये पैरेलल है तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। वैसे आपका ये भी बन जाएगा कितना, थीटा, ऊपर वाला एंगल भी थीटा। अब आपको ना देखिए, ये तुम्हारा पूरा बन गया फिगर। अब इस फिगर में सिर्फ आपको इतना, ये दिख रहा पॉइंट P का जो दिख रहा है आपको पूरा, ये इस पूरे को हम लोग को अच्छे से सॉल्व करना है, इस पूरे फिगर को, बस इतने को। अब दिखा रहा हूँ आपको मैं अलग से सॉल्व करके, इतना पूरा क्लियर हो गया ना। अब देखिए अब ध्यान से यहाँ पर, अब इसको मैं अलग से आपको वेक्टर फॉर्म में दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसी फिगर को मैंने ऐसे करके यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये मैंने मान लिया कितना है, E2, और ये मैंने कितना मान लिया है, E1, और ऐसे करके मैंने ड्रॉ किया है। देखिए ध्यान से, मैं इस चीज को मैं अलग से आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा। क्लियर है? तो आपने पढ़ा ना कि अगर ये वेक्टर है, E1 भी हमारा वेक्टर है, E2 भी यहाँ पर हमारा वेक्टर है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे यहाँ पर डिवाइड। वेक्टर से जो एंगल बनता है वो बनाता है कॉस का पार्ट, यानी कि अगर E2 और ये थीटा है तो ये जो पार्ट दिख रहा है जहां से एंगल बनता है वो पार्ट होता है कॉस का। तो यहां से हमारा बन जाएगा कितना, E2 cos थीटा। क्लियर? और जो यहां से दिख रहा है ना, अच्छा, E2 का ये बन गया E2 cos थीटा, और एक जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, और जो ये पार्ट है जहां से एंगल नहीं बन रहा है वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा E2 sin थीटा। क्लियर है ना? फिर से आपको बता रहा हूं, मैं अभी E2 को परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ब्रेक कर रहा हूं। तो जहां से एंगल बनता है, देखिए E2 का एंगल यहां पर बन रहा है क्या, जहां मैं आपको फिंगर दिखा रहा हूं, जहां पर एंगल नहीं बन रहा है यहां पर एंगल बन रहा है, जहां पर एंगल बनता है वो पार्ट होता है कॉस का। तो E2 का एंगल यहां बन रहा है थीटा, तो ये पार्ट कितना हो गया, E2 cos थीटा, और जहां से एंगल नहीं बन रहा है वो पार्ट होता है साइन का, ये बन गया E2 sin थीटा। बिल्कुल सेम करने वाले यहाँ पर आपको दिख रहा है E1 है, यहाँ से एंगल बन रहा है तो कौन सा पार्ट होगा, E1 cos थीटा, तो प्लस E1 cos थीटा।
ओके, प्लस क्यों कर दिया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी E2 cos थीटा की डायरेक्शन में ही है। देखिए अगर इस वेक्टर को ऐसे लाओगे तो एरो ऐसे बनेगा, E1 को भी अगर ऐसे लाओगे तो एरो ऐसे इसी डायरेक्शन में बनेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों को प्लस कर दिया है। और जहाँ से एंगल नहीं बन रहा है वो पार्ट कैसा होता है, कॉस का, सॉरी वो पार्ट कैसा होता है, साइन का, यानी कि यहाँ पर आपका बन जाएगा ऐसे करके, यहाँ पर ये पार्ट हमारा बन जाएगा कौन सा, E1 साइन थीटा। क्लियर है? अच्छा, इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया ना। चलिए अब एक और पॉइंट बस, क्योंकि देखिए ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, और एक तो ये डेरिवेशन में भी आपकी हेल्प करेगा, वो तो है ही डेरिवेशन, इसके अलावा जितने भी इक्वेटोरियल पोजीशन वाले न्यूमेरिकल्स हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, अगर आपको इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट आ गया कैसे मैं यहाँ पर कंपोनेंट को डिवाइड कर रहा हूँ। क्लियर हो गया यहाँ पर ना। अब देखिए ध्यान से, इस P पॉइंट पर कितने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं, देखिए बता रहा हूँ, 1 2 3 4 काम कर रहे हैं, 4 में से 2 तो एक ही तरफ है ना। अगर अब देखिए ध्यान से, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इन दोनों की बात कर रहा हूँ, ये मेरे पास मार्कर है। अब मैंने कहा कि राइट हैंड साइड एक फोर्स काम कर रहा है, मान लिया वो E2 cos थीटा है, और एक और यहाँ पर फोर्स काम कर रहा है, वो मान लिया E1 cos थीटा, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये कहाँ जाएगा, तब तो ये इसी तरफ जाएगा ना, राइट हैंड साइड जाएगा ना, क्योंकि दोनों के दोनों इफेक्ट राइट हैंड साइड है, तो इस बार तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता कि एक इस तरफ जाता, लेफ्ट जाता, और एक जाता राइट, तो हम लोग को माइनस करना पड़ता ज़्यादा वाले में से कम वाले को, पर यहाँ पर तो दोनों के दोनों से यहाँ पर सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। बट एक और बात, इस P पॉइंट पर एक ऊपर लग रहा है, देखिए E2 साइन थीटा, और एक नीचे लग रहा है E1 साइन थीटा, ये दोनों के दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बता रहा हूँ कैसे। साइन यहाँ भी है, यहाँ भी साइन से तो ये दोनों बैलेंस है, सेम है, यहाँ पर E2 और यहाँ पर E1 है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर मैं आपको बात करूँ E1 की वैल्यू की, चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ E1 की वैल्यू की, तो E1 की यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से देखिए E1 की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन, और डिस्टेंस कितना है AP, और AP की वैल्यू कितनी है, ये रूट के अंदर r² प्लस L², और नीचे क्या होता है r², ये तो r है ना, तो r का स्क्वायर, ये होगा, ये हो गई वैल्यू E1 की वैल्यू। अगर ऐसे निकाले E2 की वैल्यू, E2 का मतलब प्लस Q चार्ज पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, अगर मैं निकालूं यहाँ पर E2 की वैल्यू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन r का स्क्वायर, r का मतलब यही है ना डिस्टेंस, इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा रूट के अंदर r² प्लस L² का होल स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पर दोनों के दोनों यहाँ पर क्या है, सेम है, दोनों यहाँ पर सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कंप्लीट। तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों यहाँ पर कैंसिल हो गए, मतलब कहने का ऊपर 5 लग रहा है फोर्स, नीचे भी 5 लग रहा है फोर्स, तो दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल। तो अब ओवरऑल पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, E2 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, खत्म। चारों को मिलाकर यही हमारा आंसर आया, क्योंकि ये दोनों वर्टिकल कंपोनेंट आपस में इक्वल हैं, तो आपस में क्या होगा, कैंसिल हो गए, अपोजिट डायरेक्शन है, एक ऊपर एक नीचे है, तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। E1 E2 कैसे इक्वल आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब इसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, बस ये हमारा आंसर है कंप्लीट पूरा। चलिए इसके केवल फिगर में ही आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे, आधे नंबर का सिर्फ और सिर्फ फिगर है। चलिए पूरा हो गया, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। डेरिवेशन मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ अभी के लिए। तो ये जो हमारा आया ना एरो, यहाँ पर दिख रहा है आपको ये एरो, इसका आंसर हमारा कितना आया, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ लिख दे रहा हूँ E2 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। चलिए अब देखिए इसको मैं ना डिराइव करने जा रहा हूँ। सिंस इन दिस फिगर द रिजल्टेड electric field is given by E is equal to E1 cos theta plus E2 cos theta। अब इसको मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो E इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा है E1, तो E1 की वैल्यू बताइए आपको मैंने अभी E का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो E1 के लिए R की वैल्यू होगी ये पूरा
ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। आर का मतलब ये, देखिए फिर से बता रहा हूँ, E1 का मतलब माइनस क्यू चार्ज पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है, तो वो डिस्टेंस कितना है, ये रूट के अंदर, ये आर है सिर्फ, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा रूट, यहाँ पर कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और साथ में कितना कॉस थीटा प्लस, और यहाँ पर लिखा है आपका E2 कॉस थीटा, तो यहाँ पर E2 की लगा देंगे वैल्यू, आपको यहाँ पर लिख देना समझने के लिए अलग से। E1 की वैल्यू आएगी 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर का मतलब है ये चीज, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यही आपका E2 भी है, देख लीजिए फिगर में, बार बार कह रहा हूँ कि दोनों वैल्यू सेम है, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों ही वैल्यू यहाँ पर सेम है, सेम चार्ज है, सेम डिस्टेंस है, तो E1 और E2 की वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ पर लगा दीजिए E2 की वैल्यू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट कहाँ गया, रूट के ऊपर स्क्वायर लगा है, डिस्टेंस पहले से रूट में है, और फॉर्मूले में आर में स्क्वायर होता है, तो ये रूट हट जाएगा, ठीक है, स्क्वायर से, और यहाँ पर साथ में कितना आ गया इंटू कॉस थीटा। आप ध्यान दीजिए जो यहाँ पर लिखा है, ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही सेम वैल्यू यहाँ भी लिखी है, तो जैसे हम करते हैं ना मैथ में, x प्लस एक्स क्या आता है 2x, अगर आपसे मैं बोलूँ कि x cos थीटा प्लस x cos थीटा, आंसर कितना आएगा 2x cos थीटा, सेम ऐसे दोनों सेम सेम है ना, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 लग जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा। देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो cos में 2 लग गया, ओके, x प्लस एक्स 2x, ऐसे होगी ऐड, आप एलसीएम वगैरह लेके भी करेंगे ना तो वही आएगा। अब देखिए इसके बाद से यहाँ पर देखिए ध्यान से आप, सिंस इन ट्रायंगल, देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल दिखा रहा हूँ, कोई ले लीजिए एक ट्रायंगल यहाँ पर POA, इन ट्रायंगल POA, अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा cos थीटा, तो cos में क्या आता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो cos अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो बेस कितना है L और हाइपोटेनस कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये है ना, तो बस cos थीटा की ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2, और यहाँ पर लिखा है cos थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है L अपॉन रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अप्लाई कर दीजिए, L अपॉन रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिए इसको मैं और सॉल्व करता हूँ, 1/4πε0 इंटू ऊपर हो गया 2 की वैल्यू, ठीक है ना, 2 की वैल्यू इंटू कर दिया। अब देखिए ध्यान से, अगर कहीं अगर ऐसे लिखा है, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको, अगर कहीं अगर ऐसे लिखा है x रूट x में पावर कितनी है 1 है, यहाँ पर कितनी है रूट का मतलब पावर 1/2, तो इन दोनों को मिलाकर आंसर कितना आता है x की पावर 3/2, मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं ऐड हो जाती हैं, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1/2 है, रूट का मतलब पावर 1/2, और मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी पावर, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2, सेम बिल्कुल सेम। यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 1 है, यहाँ पर इसकी होल पावर रूट का मतलब 1/2 है, तो 1 + 1/2 क्या आएगा 3/2, यहाँ पर हमारा आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2, इतना आ गया। फिर इसके बाद आप यहाँ पर कहानी दिखा देंगे, कहानी कौन सी है बता रहा हूँ, सिंस एल क्या होता है आर कंपेयर में बहुत छोटा है, देयरफॉर एल स्क्वायर शुड बी नेग्लेक्टेड, क्लियर। बताया था आपको मैंने अपने पहले वाले वीडियो में, L की वैल्यू बहुत छोटी होती है, और अगर L की वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत लीस्ट क्वांटिटी है अगर L, तो उसका स्क्वायर क्या होगा और छोटा होगा, बहुत छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर या थर्ड पावर फोर्थ पावर उतना ही छोटा होता जाता है, तो L स्क्वायर को हम क्या करेंगे नेग्लेक्ट कर देंगे। आप ऐसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस L इज अ वेरी लीस्ट क्वांटिटी देयरफॉर L स्क्वायर शुड बी नेग्लेक्टेड इन दिस डेरिवेशन, ठीक है। तो मैंने L स्क्वायर को यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया, तो अब अगले स्टेप में हट जाएगा L स्क्वायर, यहाँ पर हमारा आ गया E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू,
यहाँ पर लिखा हुआ है 2qL। 2qL का मतलब होता है डाइपोल मोमेंट, आपको बताया था मैंने, यहाँ लिख दे रहा हूँ। P की वैल्यू होती है 2qL। ओके, इसे हम लोग कहते हैं डाइपोल मोमेंट 2qL। तुम्हारा बन गया कितना, P अपॉन, और यहाँ पर लिखा हुआ है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2। एल स्क्वायर को हटा देंगे तो बचा कितना यहाँ पर, आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। इतना पूरा आ गया। अब देखिए इसके बाद से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पावर कितना है 2, और यहाँ पर भी पावर कितना है 2 है। पावर की पावर लगती है, जब भी पावर की पावर लगे तो पावर्स का मल्टीप्लाई होगा। जैसे बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए एक्स की पावर 3/2 की होल पावर 2, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स लिख के और पावर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 इंटू 2, आंसर कितना है, एक्स की पावर 3। ऐसे करके 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। सेम वैसे यहाँ पर भी करेंगे, 2 और इसकी पावर कितनी है 3/2 है, तो अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 में तो आंसर कितना आएगा, 3 बचेगा। यानी कि इस पूरे में आंसर पावर कितना बचेगा, 3। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आ जाएगा ए का, वो आ जाएगा 1/4πε0 इंटू P अपॉन आर क्यूब। ये हमारा कंप्लीट आंसर आ गया, कंप्लीट। ओके, तो हमारा ये आंसर क्या आ गया, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P अपॉन आर क्यूब। अच्छा, एक्सेल वाले में क्या आया था, एक्सेल वाले में आया था 2P अपॉन आर क्यूब। इसका मतलब आप कुछ नोटिस कर पा रहे हैं, नोटिस करने का मतलब कि वर्टिकल वाले में हाफ हो जा रहा है, वर्टिकल वाले में यहाँ पर 2 नहीं है, उसमें क्या था 2 था, इसमें क्या है 2 नहीं है। मतलब कहने का अगर इसकी वैल्यू 5 होगी तो सेम कंडीशन में वहां पर कितना हो जाएगा 10, मतलब वो डबल होता है। उसके आंसर में क्या आया था 2P अपॉन आर क्यूब। इसको ध्यान रखिएगा, ये MCQ फॉर्म में पूछे आता है। तो ये हमारा हो गया पूरा वर्टिकल वाला। वर्टिकल का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह लीजिए या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन कहिए, डाइपोल का बात एक ही है। तो इस तरह से पूरा हमारा डराइव हो गया। इसको प्रॉपरली आप अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं इक्वेटोरियल पोजीशन वाले उसको आप प्रॉपरली सॉल्व करना। और बहुत जल्दी हम लोग फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी टॉपिक के जस्ट आगे। थैंक यू सो मच।